मैं हूं सौरभ शर्मा और आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से ठीक 60 मिनट के बाद देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन की भी निगाह होगी, क्योंकि एलएसी पर जारी तनाव के बीच नरेंद्र मोदी बीजिंग को कोई डायरेक्ट मैसेज भी दे सकते हैं। एलएसी पर चीन से जारी बातचीत को लेकर कोई बड़ी जानकारी आज देश को दी जा सकती है प्रधानमंत्री की तरफ से। प्रधानमंत्री जब भी राष्ट्र को संबोधित करते हैं कोई ना कोई सरप्राइज देते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री आज सिर्फ चीन पर बोलने वाले हैं या कोरोना को लेकर भी वो कोई बड़ी जानकारी देंगे? क्या अनलॉक 2 की कोई गाइडलाइंस बताने वाले हैं या कोरोना की वैक्सीन के सिलसिले में कोई नई बात आज देश को उनके जरिए पता चलेगी? तो तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। सबके जहन में सवाल यह है कि प्रधानमंत्री आज क्या बोलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह संबोधन एक ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब देश में तेजी से राजनीतिक, सामाजिक और कूटनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में कई कयास लग रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी आज चीन पर कुछ बोलेंगे? क्या एलएसी पर जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में प्रधानमंत्री कोई नई जानकारी देंगे? क्या चीनी ऐप को बैन करने का जो फैसला कल रात लिया गया कुछ और उससे बड़ा होने जा रहा है? क्या चीन पर किसी और किस्म के बड़े फैसले की तैयारी है? सवाल यह भी है कि क्या आज प्रधानमंत्री मोदी अनलॉक 2 की गाइडलाइंस पर देश से बात करेंगे? ये गाइडलाइंस कल रात जारी हो चुकी है। क्या कोरोना पर किसी नए फैसले का ऐलान होगा या फिर आज प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन पर कोई बात बताने वाले हैं, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ साथ भारत के वैज्ञानिक भी जुटे हुए हैं? प्रधानमंत्री के इस राष्ट्रीय संबोधन में क्या कोई बड़ा सरप्राइज भी छुपा हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, या तो वो मन की बात करते हैं, वो दिन के समय होता है, या फिर जब भी उन्होंने कोई विशेष घोषणा की है तो वो रात को 8 बजे की है। लेकिन अचानक उनका आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करने का फैसला लेना, इसने लोगों के मन में सवाल पैदा किए। इससे पहले कोरोना के इस संकट काल में प्रधानमंत्री मोदी कई बार देश के सामने आ चुके हैं, देश से बात कर चुके हैं। इसकी शुरुआत 19 मार्च को हुई थी जब उन्होंने जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इसके बाद 24 मार्च को 21 दिन के पहले लॉकडाउन का ऐलान किया गया। 3 अप्रैल को देश के नाम कोरोना वॉरियर्स के सम्मान पर वीडियो संदेश जारी किया। इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने 2 बार और लॉकडाउन पर राष्ट्र से बात की और अब आज ये कयास लग रहे हैं कि वो आखिर कहेंगे क्या। तो आज की इस डेवलपमेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान हैं और हमारे 2 सहयोगी भी हैं। तो हमारे स्वागत करते हैं शाहनवाज हुसैन साहब का भारतीय जनता पार्टी से, और साथ ही अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप दोनों का स्वागत है सर। और आपसे हम बात करें उससे पहले एक अपडेट अपने रिपोर्टर से हम लेना चाहते हैं। निर्णय कपूर अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। निर्णय लगातार कवर करते रहे, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त से जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और 1 दशक से ज्यादा वक्त हो गया जब वो उनकी वर्किंग को देख रहे हैं। और देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी दिल्ली में हैं और दिल्ली सरकार के कामकाज पर नजर रखते हैं। देवेंद्र, एक अपडेट आपसे लेना चाहते हैं। वैसे तो ये कह दें कि पहले कोई नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली क्या वो बोलेंगे, लेकिन फिर भी समय काल, परिस्थिति, वक्त, सब कुछ जो चुना इस वक्त उन्होंने चुना है उसमें बहुत सारे विषय हो सकते हैं बात करने के लिए। क्या कोई भी जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है? लीकेज की तो संभावना भी नहीं होती दूर दूर तक, लेकिन उनसे संबंधित लोगों से बाचीत करके जो सेंस मिल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि कोरोना को लेकर जो देश में मौजूदा हालात हैं, यही सवाल निर्णय के पास लेकर के चलेंगे। निर्णय, शाम का 4 बजे का वक्त, आमतौर पर प्रधानमंत्री जब बोलते हैं मन की बात सुबह के वक्त, उसमें तब वो देश से बात करते हैं, या रात को 8 बजे अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करनी होती है तो? अब अचानक ऐसे वक्त में जब चीन के साथ तनाव है सीमा पर, कल रात को एक बड़ा फैसला चीनी ऐप बैन करने का लिया गया है, कोरोना का संकट चल ही रहा है, आपकी समझ क्या कहती है? देखिए सौरभ, एक ऐसे टाइम पे प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। आपने ठीक कहा कि जब कल रात ही इतना अहम एक फैसला लिया गया है 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का, और इसके अलावा अगर आप देखें तो कल से अनलॉक 2 की शुरुआत भी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, एक सामान्य लॉजिक के तौर पे भी अगर आप देखें तो ये 2 विषय जरूर उनके संबोधन के केंद्र स्थान में होंगे। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात, आप पास्ट में बोला है उसके हिसाब से भी देखना होगा। एक तरह से जो पास्ट में उन्होंने अपने संबोधन दिए हैं पिछले दिनों में, और लास्ट जो मन की बात उन्होंने एड्रेस किया, उसे भी साथ में आपको एक
प्रिल्यूड के तौर पे जरूर देखना चाहिए इसे। मैं आपको बता दूं कि केंद्र स्थान में उनके जरूर जो कोर इश्यूज रहेंगे इस बार संबोधन के, वो जरूर इन 3 बिंदुओं पे फोकस रहेगा। आत्मनिर्भर भारत की बात वो पहले भी कर चुके हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात रहेगी, और साथ साथ लोगों में एक आत्मविश्वास जगाने की भी जरूर इसमें कोशिश होगी। जो भी संबोधन आज उनका रहेगा इन दोनों इश्यूज को लेकर के। और सबसे बड़ी बात जो कि केंद्र स्थान में हमेशा उनके संबोधन की रहती है, वो है आत्मसम्मान की बात। तो इन तीनों पे फोकस करते हुए कहीं ना कहीं एक कोशिश रहेगी कि जो परिस्थिति निर्माण हो रही है इन दिनों में, इन डिसीजन से जो कल रात को लिया गया ऐप बैन करने का, तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि इसके वजह से जो परिस्थिति का निर्माण मोटे तौर पर सवाल इस वक्त ये है कि क्या वो किसी बड़ी घोषणा की बात करेंगे, कोई ऐलान करेंगे, कोई नई जानकारी देने जा रहे हैं, चाहे विषय चीन का हो या कोरोना का हो, या फिर देश को विश्वास में लेने की एक बात, और जिसे आप कह रहे हैं कि आत्मबल बढ़ाने वाली कोई बात वो देश से करेंगे। देवेंद्र आप जुड़ गए हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। जी देवेंद्र। जी सर। जी देवेंद्र, कोई जानकारी इस वक्त की प्रधानमंत्री का ये संबोधन का विषय क्या हो सकता है? सर, मैं जैसा कि पहले आपको कह रहा था कि किसी भी प्रधानमंत्री के संबोधन का लीक होना आमतौर पर संभव नहीं होता, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो तो उनके संबोधन के लीकेज की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन पीएम से संबंधित लोगों से बातचीत करके जो सेंस मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि देश में कोरोना को लेकर जो हालात हैं, जो मौजूदा हालात हैं, एक तरफ आप अनलॉक 2 में जा रहे हैं, दूसरी तरफ केसेस की बात कर लें तो 5 लाख से ज्यादा केसेस हैं, तीसरी बात अगर रिकवरी रेट की बात कर लें तो बहुत ही अच्छी रिकवरी रेट हो रही है, लगभग 60% हम छूने वाले हैं, उस दिशा में आगे जा रहे हैं। तो इन सारे हालात में अनलॉक 2 के लागू होने पर देश के लोगों को मोटिवेट करने के लिए और आगे आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, अलग अलग राज्य में आप देखें तो अलग परिस्थितियां दिख रही हैं। बहुत सारे राज्यों ने लॉकडाउन लागू कर दिया है। तो इन हालात में पूरे देश को एक संबोधन की जरूरत थी, एक आत्मविश्वास दिलाने के लिहाज से, उस लिहाज से माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो केंद्र होगा संबोधन का वो होगा। दूसरी बात कि कल जो सरकार ने फैसला लिया और जो आत्मनिर्भर भारत की बात वो लगातार करते रहे हैं, कल के सरकार के उस फैसले के बाद सौरभ, सरकार के किसी भी बड़े सूत्र से इस बड़े फैसले के पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं बताया गया, और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हुआ था कि ऐसा समझा जा सकता है कि शायद इनडायरेक्टली चीन का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको आत्मनिर्भर भारत से जोड़ के समझाने वाले हों कि हाँ कैसे इस दिशा में भी, ऐप के मार्केट में भी आत्मनिर्भर भारत ज्यादा बेहतर कर सकता है। और अगर ऐप के मार्केट की बात करें तो खासतौर पे जो चीनीज ऐप बंद किए गए हैं, चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, और ऐसी स्थिति में अगर भारतीय कंपनियों के लिए एक तरह से ये दरवाजा खुल रहा है उस लिहाज से कि जो चाइनीज कंपटीटर थे और वो जो भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा डाल रहे थे उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया, तो ये एक बेहतर अवसर होगा देश के लिए, युवाओं के लिए। संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारी चीजों का जिक्र करें, लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पीएम से संबंधित लोग सिर्फ एक सेंस दे रहे हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अभी कोई भी शेयर नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं हमारे राजनीतिक मेहमान क्या सोचते हैं आज के इस विषय पर। शाहनवाज हुसैन साहब, जैसा हमने कहा सवाल बहुत सारे हैं, जवाब मिल जाएगा, वक्त अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है, 4 बजे प्रधानमंत्री बोलेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, क्या विषय हो सकता है आज प्रधानमंत्री के संबोधन का? देखिए, प्रधानमंत्री जी के संबोधन का अगर मैं और आपको मालूम होता तो फिर उनके संबोधन की जरूरत क्या होती। पूरा देश 137 करोड़ हिंदुस्तानी, हम भाजपाइयों सहित कांग्रेस को भी इंतजार होगा, यानी देश के सब लोगों को इंतजार है अपने देश के प्रधानमंत्री के संबोधन का, क्योंकि देश के अंदर जो परिस्थिति होती है उसके बारे में वो अवगत कराते। अब वो कोरोना संकट से हमारी लड़ाई कैसी है, हम आत्मनिर्भर कैसे हो की नीति है, उस पर हमारी राय क्या होनी चाहिए, कुछ भी बातें वो कह सकते हैं, और हम सबको इंतजार करना चाहिए। जब आपने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि मेरे पास कहने को क्या होगा, कयास लगाने को। तो अभी जब देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो हम सबको इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात ये सही है कि देश कोरोना काल में जिस मजबूती से उसका मुकाबला कर रहा है, जिस तरह बॉर्डर पर भी हमारे सेना के जवानों ने जिस तरह अपने धरती भारत माता की रक्षा की है, उसके लिए अपनी शहादत दी है, और जिस तरह देश एकजुट है, चंद लोगों को छोड़कर जो चाइनीज प्रोपेगेंडा के शिकार हों, ग्लोबल टाइम के
शिकार हों। उसके अलावा मुझे लगता है पूरा देश जी। एकजुट है। विपक्ष के कई नेता भी सरकार के साथ मजबूती से, जैसे शरद पवार जी और कई लोगों ने कहा है कि जब देश का सवाल हो तो दल का सवाल पीछे छोड़ना चाहिए और इकट्ठे होकर एकजुट होना चाहिए। तो कोरोना काल में भी हम एकजुट हैं, और जहां चाइना बॉर्डर पर जो तनाव है उसमें भी हम एकजुट हैं। तो ऐसा एकजुट का संदेश देंगे प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है सर, आप अभी कोई कयास लगाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, मैं समझ सकता हूं। आपने भी खुलकर कहा कि समझ में नहीं आएगा कि आज इस विषय पर क्या बोले। जगत प्रकाश नड्डा जी संबोधित करते जी, तो मैं कहता मेरे पार्टी के अध्यक्ष हैं और मैं प्रवक्ता हूं, मैं बताता, लेकिन अभी तो मुझे कुछ हिंट भी मिलता। चलिए ठीक है, आपकी मजबूरी शाहनवाज साहब समझ रहे हैं हम, लेकिन देखिए परिस्थिति ऐसी है कि वाकई लोगों के मन में उत्सुकता होना कि आखिर क्या वो बोलेंगे, ये वाजिब है। आज इस वक्त जब बात कर रहे हैं चीन के सीमा पर, भारत चीन सीमा पर कमांडर लेवल की बैठक चल रही है, वहां कोई बड़ा फैसला निकलने की उम्मीद थी। कल चीन के ऐप बैन किए गए हैं, अनलॉक की गाइडलाइंस कल जारी हुई हैं। मैं अखिलेश जी के पास जाना चाहता हूं। अखिलेश जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आप क्या समझते हैं प्रधानमंत्री बोलेंगे, लेकिन ये तो बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोले। देखिए, प्रधानमंत्री जी रोजाना कुछ न कुछ बोलते हैं जब से प्रधानमंत्री बने, और खूब बोलते हैं, दिन में कई बार बोलते हैं। अब बोल करके ही पूरा कबाड़ा भी बिठाया है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे कूटनीति हो, चाहे सब कुछ हो। और देखिए, प्रधानमंत्रियों का काम बोलता है, और अभी तक के प्रधानमंत्रियों का काम बोलते थे, लेकिन अब दुर्भाग्य है कि अब प्रधानमंत्री जी का काम नहीं बोलता, सिर्फ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। तो कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं हो, कुछ भी बोल सकते हैं। शाहनवाज भाई की एक बात से मैं सहमत हूं, उन्होंने कहा वो कुछ भी बोल सकते हैं, ये सत्य है, वो कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी ऐलान कर सकते हैं, एक चीज को छोड़ करके, बस वो नहीं बोलेंगे। कहिए तो वो भी बता दूं। बताइए। बस वो ये नहीं बोल सकते कि अब मुझसे अब नहीं होगा, मैं झोला उठा के अब चल रहा हूं, ये देश अब आप लोगों के हवाले। इसके अलावा वो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलेंगे ही, देखना है क्या बोलते हैं। वो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोलेंगे तो वो बात तो प्रधानमंत्री की बड़ी होती है, नॉर्मल थोड़ी होती। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। शाहनवाज जी ने कहा कि सबको साथ देना चाहिए, सब साथ दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, चाहे कोरोना हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, वो साथ देना शुरू करें लोगों का। आप लोग अहंकार त्यागिए, लोगों के सुझावों को, लोगों की चिंताओं को, लोगों के कंसर्न को अगर कोई उठाता है तो वो ग्लोबल टाइम्स और चाइनीज टाइम्स नहीं होता है। आपके लोग आपको लगा कि शाहनवाज जी आपके बारे में बात कर रहे थे? नहीं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, चीन का नाम लिया। कल अंतिम बार चीन पे जो ऐप बंद किया है उसकी सूचना हमारे मंत्री ने दी, माननीय मंत्री ने, उन्होंने भी चीन का नाम नहीं लिया, सबको पता है। ठीक है, फिर भी वो हमारे सैनिकों की शहादत हो रही है चीन के द्वारा। चीन गुस्ताखियां पे गुस्ताखियां कर रहा है, हालात तनावपूर्ण है, लेकिन चीन का नाम नहीं लिया जाएगा। और अगर अभी पाकिस्तान होता तो आप देखते कितने फुटबॉल उछलते पाकिस्तान के देश के। पाकिस्तान एक सेंटेंस में 8 बार पाकिस्तान आता है। अभी आप थोड़ी देर पहले अखिलेश जी कह रहे थे कि इस सरकार में केवल प्रधानमंत्री बोलते हैं, बाकी सरकारों में प्रधानमंत्री का काम बोलता था। अब जो फैसले लिए गए, चीनी ऐप को बैन किया है या सीमा पर जो झड़प हुई, ये काम था या केवल बयान था? देखिए, पहले आप कामों को बांट लीजिए, सेना के काम और सरकार के काम। सेना के काम जिसकी भी सरकारें रही हैं, सेना के काम पे चर्चा की आवश्यकता नहीं है, उनका 100 रदम साहस सब कुछ दुनिया को व्याप्त है। अब बची सरकार के काम। सरकार के काम पे आप बहस कर लें। सरकार के काम पे भी तो कहा जा रहा था, 54 दिन बाद जागे मोदी जी, जब उन्होंने ऑल पार्टी मीट बताई, उसके पहले क्या बोला और क्या बोल दिया उन्होंने जो 19 तारीख को बोला वही तो आज भी सबसे बड़ी समस्या बनी पड़ी है। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया, उन्होंने एक ट्वीट किया है, मैं वो पढ़ देता हूं आपके लिए भी। 14 मिनट पहले उनका एक ट्वीट हुआ, एक वीडियो शेयर किया है उन्होंने, और इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा है कि उम्मीद है देश के हित में इन सुझावों को प्रधानमंत्री जरूर मानेंगे, यही सच्ची देश सेवा भी है और राष्ट्रभक्ति भी। हर गरीब को 7,500 रुपए दें,
राहुल जी ने यह भी पूछा है कि चीन की फौज को हिंदुस्तान से वो कब निकालेंगे। तो दोनों विषय हैं, कोरोना की वजह से जो आर्थिक संकट आया उसमें वो ये मांग कर रहे हैं कि 7,500 रुपया दिया जाए गरीब को, और दूसरा चीन की फौज को हिंदुस्तान से कब आप बाहर भेजेंगे, वो पूछ रहे हैं। वो वीडियो आ गया हमारे पास, वो हम सुना सकते हैं। मध्यम वर्ग को, भाई और बहनों नमस्कार। पिछले 3 महीनों में कोरोना ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। जबरदस्त चोट लगी, बहुत नुकसान हुआ, पूरा देश जानता है। सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा चोट गरीबों को, मजदूरों को, मध्यम वर्ग को और सैलरीड क्लास को हुआ। हमने सरकार को 3-4 बार सुझाव दिया, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू कीजिए, परमानेंट ना हो, 6 महीने के लिए चलाइए। हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में 7,500 रुपए महीने का डालिए। इससे डिमांड क्रिएट होगा, अर्थव्यवस्था फिर से चालू होगी। सरकार ने मना कर दिया, एक बार नहीं 3-4 बार उन्होंने मना किया। कारण क्या दिया? उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने लाखों करोड़ रुपए 15 सबसे अमीर क्रोनी कैपिटलिस्ट का टैक्स माफ किया था। और पिछले 3 महीनों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। 22 बार उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास है। तो नरेंद्र मोदी जी, न्याय योजना जैसी योजना लागू कीजिए, 6 महीने के लिए चलाइए और हर गरीब परिवार को 7,500 रुपए महीना का दीजिए। और एक दूसरा सवाल है, आपसे सवाल है, नरेंद्र मोदी जी से सवाल है। पूरा देश जानता है कि चाइना ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन छीनी है। हम सब जानते हैं कि चाइना लद्दाख में 4 जगह अंदर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, चाइना की फौज को आप हिंदुस्तान से कब निकालेंगे और कैसे? धन्यवाद, जय हिंद। राहुल गांधी की ये मांग पुरानी है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि 7,500 रुपया गरीब के बैंक अकाउंट में सीधा डाला जाए, और चीन की सेना को बाहर आप कैसे भेजेंगे। इन दोनों विषयों पर सीधे प्रधानमंत्री ने सवाल किया उन्होंने। शाहनवाज जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी रोज एक वीडियो संदेश दे रहे हैं, आजकल बोल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी जी बहुत विनम्रता से भी बोलते हैं, तब भी उसमें दुष्प्रचार का कुछ अंश डालते हैं। चाइना ने हमारी जमीन कब्जा कर ली। मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी को या राहुल जी को या माननीय अखिलेश जी को अपनी सेना पर भरोसा है या नहीं। जो सेना जामे शहादत पी रही है, जो अपनी प्राण की आहुति दे रही है, वो जमीन की रक्षा के लिए दे रही है ना। तो जो सेना कहे, सेना किससे कहेगी? जो सेना कहेगी, सरकार कहेगी। तो जो सरकार कहती है उस पर यकीन कीजिए ना। आप रोज आकर कहते हैं 4 जगह कब्जा कर ली। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कोई सैटेलाइट है आपके पास, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या आपके सैनिकों से भी ज्यादा ट्रस्टवर्दी कोई व्यक्ति आपको मिल गया? जो सेना कहती है उससे भी ज्यादा कोई ऐसा भरोसे का व्यक्ति आप जान रहे हैं? रिटायर्ड जनरल का रेफरेंस अखिलेश जी दे देते हैं, कौन जनरल ने कहा, कौन जनरल ने कहा। लेकिन जो वर्तमान में हमारे सैनिक अपनी 56 इंच की छाती अड़ाकर अपनी सरजमी की, मादरे वतन की हिफाजत कर रहे हैं, उसका कुछ मनोबल बढ़ाइए ना। ये उनके पास भी टीवी होता है, मोबाइल होता है, वो देखते हैं। आप लोगों के बयान से उनको दुख पहुंचता होगा। वो इतने कम टेम्परेचर में अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े, तो ऐसा दुष्प्रचार मत कीजिए। नंबर 1। शाहनवाज जी, इस बात का मैं पहले जवाब ले लेता हूं, फिर आप दूसरे विषय पर बोल लीजिएगा, क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए जाना है। मैं चाहता हूं उससे पहले इसका जवाब आ जाए। आप दूसरे विषय पर चले जाइएगा, इसका जवाब दे दें अखिलेश जी। देखिए सौरभ जी, यही अहंकार और यही जिसको बोलते हैं कि आप स्वीकारते नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजों को, और बार बार में आप बात में फौज की सुन लो भाई। फौज आज भी मीटिंग कर रही है, किस लिए कर रही है? ये 3री-4थी मीटिंग है लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल लेवल की, और आप लोग यही असत्य बोलते हैं। आपने अभी जो 59 ऐप बैन किए, क्यों बंद किए? पाकिस्तान चीन से खुश होके क्या?
चीन ने कोई गुस्ताखी तो की है? क्या गुस्ताखी की है वो नहीं बताएंगे आप, लेकिन आप ऐप बंद किए हैं। हम बता रहे हैं आपको, आप लोग सिर्फ असत्य बोलते हैं। आप अपना जो बीजिंग का जो एम्बेसी है, उस एम्बेसी का प्रेस नोट पढ़ लिया करिए। 26 तारीख का प्रेस नोट पढ़ लीजिए। जो सारी ये प्रॉब्लम है वो आदरणीय मोदी जी के 19 तारीख के दिए गए 3 लाइन के वक्तव्य के कारण है, जिसमें उन्होंने कहा था न कोई आया था, न आया है, न कोई कब्जा किया है। इसको चीन ने कह दिया। जो निगोशिएशन हो रहा था आर्मी और डिप्लोमेट्स का, और विदेश मंत्रियों ने भी वार्ता की थी, विदेश सचिवों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। और 6 जून को जो बैठक हुई थी सेना की और सामरिक और राजनीतिक ग्रुप की, जिसका नाम है MCCW कुछ अभी बता रहा हूं, उनकी जो बैठक हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि 6 जून जो पहले स्थिति थी उस स्थिति पे हम वापस चले जाएंगे। और 6 जून की इस बैठक में दोनों सेनाओं और राजनयिकों के बीच में तय हुआ था। लेकिन जब मोदी जी ने 19 तारीख को बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, चीन उसी को भुनाने लगा। 19 से पहले 15 को तो झड़प हो गई थी। सुनिए वो झड़प 15-16 में हुई थी। 16 वही तो कह रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कि 6 का फैसला उन्होंने 19 में पलटा, वो तो 15 को ही पलट गए थे। अरे बात तो आने दीजिए, आपको भी नहीं पता ना। फिर 20 तारीख को पीएमओ ने फिर स्पष्टीकरण किया, और पीएमओ को उस स्पष्टीकरण का चौथा पारा पढ़िए। वो पीएमओ कहता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को वक्तव्य दिया है वो सिर्फ 16-17 की जो घटना हुई थी, दुर्घटना झड़प हुई थी, उससे रिगार्डिंग था। ठीक है। और आज भी भारत की सरकार, भारत की एम्बेसी, मिलिट्री यही बार बार कह रही है कि जो 6 जून को तय हुआ था वो चीन माने। मैं आपसे अखिलेश जी ये कहना चाहता हूं, मुझे ये बताइए, जब आप कह रहे हैं कि कुछ छुपता नहीं है, तो मुझे बताइए कोई भी सरकार अगर कोई विदेशी सेना आपकी सीमा के अंदर दाखिल होगी, उसको छुपा लेगी क्या? क्या कोई भी व्यक्ति आज के दौर में उसको छुपा सकता है? क्या कोई सेना अपनी जमीन दुश्मन सेना के हाथ में दे सकती है? भारत की फौज दे सकती है क्या? ये कोई देता नहीं है, लेकिन अभी वार्तालाप से लेने की बात चल रही है। वो ले चुके हैं। चलिए अच्छा ठीक, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं मैं अभी, उसके बाद आता हूं मैं आपके पास। आपने भी गंभीर आरोप लगाए, शाहनवाज जी जवाब देना चाहते होंगे, और हमारे 2 सहयोगी हैं, उनके पास कोई लेटेस्ट अपडेट होगा, उनके पास भी चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जब हम सब कयास लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या कह सकते हैं अपने संबोधन में। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि उन्होंने उन्होंने आज एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें देश में कोविड यानी कोरोना की वैक्सीन किस तरीके से लोगों को दी जाएगी, इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स तय किए गए हैं, और प्रधानमंत्री ने 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए हैं। तो क्या यह जानकारी इस वक्त आना इशारा है कि क्या कोरोना वैक्सीन के संबंध में वो कोई जानकारी दे सकते हैं? कोरोना वैक्सीन डेवलप होने के कितने करीब है, हो चुकी है या नहीं, इसके बारे में प्रधानमंत्री बताएंगे। और अगर जल्द ये नौबत आ रही है कि देश को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, तो वो किस आधार पर होगा, उसकी क्या प्लानिंग होगी, उसके बारे में क्या प्रधानमंत्री जानकारी देंगे। एक इशारा अभी हमें मिला है, अभी ये जानकारी आई है। देवेंद्र पराशर के पास और इंफॉर्मेशन है इस सिलसिले में। देवेंद्र बताइए जरा क्या। अच्छा, एक जानकारी और, ये जो तस्वीर आज की जो बैठक हुई, देवेंद्र एक मिनट, वो तस्वीर आप भी आ गई है जिस मीटिंग की चर्चा और जानकारी दी गई है अभी थोड़ी देर पहले पीएमओ की तरफ से। ये हाई लेवल मीटिंग वैक्सीनेशन को लेकर है। कोरोना की वैक्सीन किस तरीके से स्टेज वाइज देश भर में सारे देशवासियों को दी जाएगी, उसके बारे में एक रोड मैप बनाया गया है। जी देवेंद्र बोलिए। और सर, अब आज की जो बैठक थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैक्सीनेशन को लेकर बैठक की, उसमें 4 जो गाइडिंग प्रिंसिपल बताया। उसमें पहला ये था कि वैक्सीनेशन जो हो उसमें जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे डॉक्टर, हेल्थ केयर जो है, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, या फिर एज के हिसाब से जो वल्नरेबल हैं, उनके वैक्सीनेशन की पहले व्यवस्था की जाएगी। उसकी प्लानिंग अभी से होनी चाहिए। दूसरी स्टेज ऐसा होना चाहिए कि एनीवन एनीवेयर, मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति जहां भी रहे उसे वो वैक्सीनेशन मिले, और उसमें डोमिसाइल वगैरह को लेके इस तरह किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो प्लानिंग अभी से तैयार होनी चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने ये कही कि वैक्सीनेशन का जो रेट होना चाहिए, वो प्राइस जो हो वो बहुत अफोर्डेबल होना, मतलब ये कि बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, सब लोग आसानी से उस वैक्सीनेशन का इस्तेमाल कर लें। रणनीति इस प्रकार की होनी चाहिए। और चौथी चीज कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रियल टाइम मॉनिटरिंग होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस में, वैक्सीनेशन के प्रोसेस को लेकर उसकी रणनीति अभी से बनाई जानी चाहिए। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि न सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी हमें ये सोचना
सोचना होगा दुनिया के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वैक्सीनेशन के मामले में कि हम उन्हें ये कैसे प्रोवाइड कर सकें। तो अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैक्सीनेशन के लेके 3 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जो बैठकों का सिलसिला शुरू किया था, अब उसका स्टेज थोड़ा एडवांस आ गया है। हालांकि अभी भी वैक्सीनेशन पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन अलग अलग जो ट्रायल्स चल रहे हैं वहां से बहुत पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। उसके लिहाज से आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को करके अभी से संबंधित अधिकारियों को बता दिया है। चलिए, तो इस जानकारी की रोशनी में क्या देवेंद्र अब आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का संबोधन इसी विषय पर हो सकता है? वो ओवरऑल होगा सौरभ, सिर्फ एक विषय पे नहीं हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी कार्यशैली की अगर आप बात करें तो कल देखें कि 8:30 बजे के आसपास चीनी ऐप से संबंधित फैसला होता है। 1 घंटे बाद अनलॉक 2 की गाइडलाइंस आती है, उसके आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की सूचना आती है। तो पीएम मल्टी फ्रंट पे हमेशा ही काम करते रहे हैं। आप देखें तो चीन का क्राइसिस हो, कोरोना का क्राइसिस हो, उस दौर में भी जो दूसरे काम है, जैसे तूफान को लेकर कोई अगर समस्या आ जा रही है, बंगाल में तूफान को लेकर जो समस्या आई थी, या गुजरात में तूफान को लेकर जो समस्या आई थी, या इकोनॉमी को लेकर कोई सारी चीजें हैं, तो वो सारे फ्रंट पे काम करते हैं। तो आज की बैठक से ये अंदाजा लगा लेना कि पीएम का संबोधन वैक्सीनेशन के सिर्फ इर्द गिर्द होगा, ये बहुत मुश्किल होगा। इसका संकेत हो सकता है, इसका जिक्र हो सकता है, लेकिन पूरा स्पीच इसी के इर्द गिर्द है, ये संभव नहीं है। ज्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि ओवरऑल पिक्चर के बारे में बताएंगे। लेकिन तब भी निर्णय, जब दुनिया भर में काम चल रहा है वैक्सीन बनाने को लेकर, भारत इस फील्ड में बहुत अग्रणी भूमिका निभाता है। भारत में हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इस काम में जुटे हुए हैं, लेकिन कहीं किसी ने दावा नहीं किया कि वैक्सीन बन गई है। कई लोग ये जरूर कह रहे हैं कि हम ट्रायल स्टेज पर हैं, ह्यूमन ट्रायल स्टेज पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये स्ट्रैटेजी बनाना कि वैक्सीन जब बन जाएगी तो वो देश में बटेगी कैसे, क्या बताता है? देखिए सौरभ, इस बात में एक बात के संकेत तो साफ मिल रहे हैं कि हम अगर वैक्सीन डेवलप करने की जो मुहिम चल रही है, देश में जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें कोई मेजर ब्रेक थ्रू जरूर मिला है हमें। इसका संकेत है, हो सकता है अपने संबोधन में इस पे जरूर वो कुछ ना कुछ प्रकाश डालेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि जब एक रिव्यू मीटिंग बुलाईकर, नरेंद्र मोदी की कार्य पद्धति भी इस तरह की कि वो पहले से प्लान करके चलते हैं चीजों को। अगर रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है जिसमें इस बात पे चर्चा हो रही है कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, तो एक अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि हम एक ऐसी स्टेज पे आज जरूर आ गए हैं जहां पे हम बहुत जल्द हो सकता है एक वैक्सीन को लेकर के आए। आपने कल ही एक खबर पढ़ी होगी, डीजीसीआई ने हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी को ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन भी दी है। तो ऐसे में बहुत सारे एफर्ट्स इस फ्रंट पे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने आ रहे हैं तो जरूर एक बड़ा मैसेज, बड़ी खबर जरूर देंगे। हो सकता है वो इससे रिलेटेड भी हो, और जब उनके संबोधन से ठीक पहले इस समाचार का खुलासा खुद प्रधानमंत्री कार्यालय से किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस फ्रंट पे काफी डेवलपमेंट हो चुका होगा आगे तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है निर्णय कि उनको 4 बजे बोलना है और 3:30 बजे के करीब, आधा घंटा बस पहले ये जानकारी बिल्कुल औपचारिक तरीके से पीएमओ की तरफ से जानकारी ये दी जा रही है कि कोरोना वैक्सीन के संबंध में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। शाहनवाज साहब, क्या यही खुशखबरी हो सकती है? जी, आगे आवाज मिल रही है आपको मेरी, शाहनवाज जी? ये आवाज बंद कर। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये जानकारी आधा घंटा पहले प्रधानमंत्री के बोलने से आना इत्तेफाक लगता है आपको, या इसके इर्द गिर्द कोई बात हो सकती है? अभी कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ, यही बात सही है। अभी वो क्या बोलेंगे इसकी जानकारी पुख्ता तरीके से अंदाजा है कोई भी लगा सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जो अभी आपने इसके पहले जो ब्रेकिंग की और आपके रिपोर्टर ने बताया, देखिए उनका स्वभाव है आदरणीय मोदी जी का, वो इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर हैं। वो इस मामले में उनका कोई दुनिया में जोर नहीं है। वो चाहे कोरोना आया तो शुरू में ही इवेंट चलाते रहे, कई दिनों तक इवेंट चलता रहा, फिर अंतिम इवेंट उनका आया 21 दिन में हम महाभारत के 18 दिन लड़ाई जीते थे, 21 दिन में इसको जीत लेंगे। फिर नोटबंदी को भी इवेंट बना डाला उन्होंने, कहा कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी, तो रुपया नहीं छपेगा। 17 लाख कैश करेंसी या 12.5 लाख कैश करेंसी है। डिजिटल इंडिया के बजाय डिजिटल इंडिया कम ही हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ये नोटबंदी से आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नक्सलाइट समाप्त हो गया। कुछ नहीं, तो वो इवेंट को बना के रखना, मीडिया में चर्चा में बने रहना, वो बेहतर तरीके से जानते हैं। अब आज क्या बोलते हैं पहले से हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हम यही बार बार अपेक्षा करते हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं, भारत जैसे महान राष्ट्र के नेता हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ सत्य ही बोला जाता है, सत्य ही
बोलना चाहिए और अपेक्षा भी करते हैं। अच्छा, इस विषय में ऐसी क्या बात आपको इवेंट मैनेजमेंट वाली लगी अखिलेश जी? मैं कहता हूं कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार के सामने ऐसा संकट अगर आएगा, वैक्सीन बनेगी, आप 130 करोड़ लोगों का देश है, वो कैसे लोगों के बीच में दवा जाएगी, इसकी कोई प्लानिंग तो होगी ना? एकदम होगी। आप ही ने कहा कि अभी बनी नहीं है, बन रही है, बन जाएगी तो इसके लिए होगा। अब इसके लिए इतने लार्ज स्केल पे यदि बोलते हैं, भाई पहले बंद तो जाने दो। ये तो मैनेजमेंट हमारा सेटअप है, नेटवर्क इतना बड़ा पूरे देश में हर गांव में है, ये हेल्थ का सब कुछ क्या है, उसको जाने के लिए 2 घंटे का काम है, उसकी व्यवस्था बना लेना, कर देना। तो इसके लिए इतना हाइप क्रिएट करके और वो भी जब 130 करोड़ लोगों को दवा कैसे बटेगी ये तय करना 2 घंटे का काम कैसे हो सकता है? 130 करोड़ लोगों को एक ही दिन में तो नहीं देना है आपको। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, तो ये कैसे, तो अगर मैं सिर्फ देखिए, मैं आपने कहा इवेंट मैनेजमेंट, में कह रहा हूं कि आलोचना का कोई विषय हो तो आलोचना कीजिए। इसमें आलोचना जैसा क्या है? सरकार कह रही है कि हम तैयारी कर रहे हैं पहले से कि दवा कैसे बांटनी है। इसके पहले भी इस देश में वैक्सीनेशन हुए हैं, ये पहला वैक्सीनेशन नहीं होगा, ये आपकी जानकारी होगी इस बात की। नहीं, मेरी जानकारी ये भी है कि इस देश में आज से पहले एक साथ पूरे देश को कभी वैक्सीनेट नहीं किया गया है। पूरे देश को, देश के एक एक निवासी को वैक्सीनेट आज से पहले कभी नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? कब बताइए, कब किया गया है? पोलियो की दवा बच्चा पीता है कि बुजुर्ग पीता है? पोलियो का किया गया है, बीसीजी का किया गया। पोलियो, अरे सर, वैक्सीनेशन बच्चे को दिया जाता है ना, तो ये तो बच्चा बूढ़ा सबको मिल रहा है ना। वही घर घर को गया ना। अब घर में जो लोगों को अपने आप हो जाएगा, जब हर घर तक आप पहुंचे, जिसके घर बच्चा नहीं है उसके घर भी वो आके पूछते हैं, वो 2 लोग अपना आइस लेकर। मैं कह रहा हूं कि आपको आलोचना करनी आप कीजिए, लेकिन आलोचना का विषय तो हो जाए ना वैसा। इसमें क्या है ऐसी बात? हो सकता है इस पर वो बोले भी ना। तो आप ही तो बात कर रहे हैं, हम कहां बात कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं, हमें क्या पता। आप ही सब कैश कर रहे हैं, आप ही अंदाजा भी लगा रहे हैं, आप ही बोल भी रहे हैं, आप ही ब्रेकिंग भी दे रहे हैं, आपके रिपोर्टर उस पर बता भी रहे हैं क्या क्या हो सकता है। जी, जानकारी आई तो दे रहे हैं। तो हम बता, जब चीज आ जाए, गांव की कहावत है ना, सूद न कपास जुलाम से लट्ठा, चीजों को आने तो दीजिए। अभी जो चीज आई नहीं है उस पर हम लोग अपना इधर उधर धुनाई क्यों करें, या इधर उधर की बातें क्यों करें? क्यास लगाओ, आप उधर खींचे हम इधर खींचें। बातों को आने दीजिए, प्रधानमंत्री जी को बोलने दीजिए। बोलने के बाद उस पर बहस करना फिर अच्छा लगता है। चलिए, 20 मिनट का वक्त रह गया है, फिर देखते हैं क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री। आता हूं शाहनवाज जी आपके पास, एक और ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री को अब से चंद मिनट बाद देश को संबोधन देना है, और उससे पहले एक बड़ी खबर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आई है, जिससे ये इशारा मिल रहा है कि शायद वो कोरोना की वैक्सीन के संबंध में कोई जानकारी देश को दें। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बैठक की है विशेषज्ञों के साथ, जिसमें ये रोड मैप बनाया गया कि वैक्सीन जब तैयार हो जाएगी तो वो देश भर में सभी नागरिकों तक कैसे पहुंचेगी, उसका रोड मैप क्या होगा। इसी पर हमारी चर्चा जारी है। शाहनवाज हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, देवेंद्र पराशर, अनिल कपूर हमारे साथ हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक हम अभी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके बाद फिर प्रधानमंत्री जब तक बोलेंगे तब तक हम लगातार आपसे बात कर सकें। ठीक 14 मिनट के बाद देश से बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी हमने आपको जानकारी दी कि वैक्सीन के संबंध में एक मीटिंग हुई है उनकी, जिसमें वैक्सीन कैसे देश में वितरित होगी इसका एक रोड मैप तैयार किया गया है। शाहनवाज साहब, इस पर अखिलेश जी का कहना यह था कि यह भी और कुछ नहीं, बस इवेंट मैनेजमेंट है। आप पर कोई इल्जाम आयद तो नहीं करता, लेकिन एक शिकायत करता हूं कि अखिलेश जी ने जो बात बोली उसमें 2 बार ब्रेक हो गया, 2 बार उन्होंने बोली। तो प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, ये जो मैंने पहली बार बात कही थी उस पर मैं स्टैंड करता हूं कि प्रधानमंत्री जो भी बोलेंगे वो देश को मजबूत करेगा, वो देश के हित में होगा। और अखिलेश जी ने जो कहा उसका जवाब दे दूं। इन्होंने एक बात कही कि चाइना की एम्बेसी से जो 2 लाइन का उनका बुलेटिन आता है वो देखते हैं। अखिलेश जी, आप और आपकी पार्टी भारत सरकार और भारत के बुलेटिन पर यकीन क्यों नहीं करती, जो चाइनीज एम्बेसी के बुलेटिन पर ज्यादा भरोसा करते हैं? चाइना में जो भारत देश पर, अपने देश के बुलेटिन पर यकीन कीजिए। आपने गलत सुना, सुनिए। आप देश के चाइना में जो भारत की एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी नहीं मैंने कहा,
चाइना में जो भारत की एम्बेसी है और जो भारत में विदेश मंत्रालय के प्रेस नोट है, कहिए मैं लाइन से पढ़ के सुना दूं एक एक लाइन। हम उनका जिक्र कर रहे हैं। सुनाया अखिलेश जी, मैं आपसे कह रहा हूँ भारत और चाइना के मुद्दे पर। अच्छा अखिलेश जी जरा उनको बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, सुन लीजिए उनको। एक मिनट अखिलेश जी, भारत और चाइना के मुद्दे पर भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेना अध्यक्ष जो कहते हैं उस पर यकीन कीजिए। अपने ही देश के वही उन्हीं का जिक्र इनमें भी है, इन सरकारी प्रेस नोटों में भी उन्हीं का जिक्र है। कोई विवाद मत बनाइए अखिलेश जी, आप देशभक्त व्यक्ति हैं, आप अपने देश की सरकार पर भरोसा कीजिए। आपका सौभाग्य है कि आपको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो चाइना को उसी की भाषा में जवाब दे सकता है। चाइना अपने सैनिकों की हाथ नहीं बांधी है। आपको सौभाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने चाइना के ऐप बंद किया है, चाइना के इन्वेस्टमेंट को कम कर रहे हैं। देश के साथ हो जाइए, बीजेपी के साथ मत होइए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो कदम उठा रहे हैं उसमें आपका साथ सहयोग भी मिलता। आप इस देश के साथ हो जाइए, चाइना के साथ मत रहिए। ये चाइना का दबाव है कि लगाव है आप लोगों का चाइना के साथ हैं? चाइना का नाम तक नहीं लेता है। 90 लाख रुपया आप लोग नाम तक नहीं लेते। नवाज भाई, आप राजीव गांधी की बात करिए, फाउंडेशन से हमारे हाथ रख पूछ लेता हूँ। अखिलेश जी आपकी आवाज भी ब्रेक कर रही है, एक बार इनको सुन लीजिए फिर आराम से बात करते हैं। एक बार इनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। अखिलेश जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके अध्यक्ष तो बराबर बोलते हैं, माननीय सोनिया जी, राहुल जी, आप भी बोलते हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने 10 सवाल पूछे। आप विपक्ष में रह के इतनी पुरानी पार्टी जवाब ही नहीं दे रहे। वो 90 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे आया ये जवाब देते। तो जब एक रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट आपसे पूछे जवाब तो बनता है ना। जवाब दे रहा, सुनिए आपको नहीं जवाब याद आ रहा है, अब मैं बोलूं? MOU चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से आप लोग का। चलिए अच्छा इस बात का जवाब देने दीजिए इनको। बोलिए शाहनवाज हुसैन, सीधा इल्जाम आपके ऊपर लगाया है, चीन की सरकार से पैसा लिया $3 लाख मनमोहन सिंह की सरकार में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन ने। बोलिए। सुनिए, जो भी पैसा लिया, अब बोलने दीजिए, जो भी पैसा लिया, अरे सुन लीजिए, आप हमसे लड़िए, हम आपसे अभी नहीं लड़ेंगे, हम अभी चीन से लड़ेंगे, क्योंकि आप चीन से नहीं लड़ेंगे, आप हमसे लड़ेंगे। और चीन ने यही आपको कह रखा है कि आप कांग्रेस से लड़िए, हमारे साथ रहिए। और आपकी जयकारा हो रही है चीन में, चीन तक का नाम तक नहीं ले रहे हैं, ना आप ले रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, ना रक्षा मंत्री ले रहे हैं, विदेश मंत्री ले रहे हैं, ना रक्षा राज्य मंत्री ले रहे हैं, ना जनरल VK सिंह ले रहे हैं, ना संचार मंत्री ले रहे हैं को। और कहते हैं हम चीन से लड़ रहे हैं। और जिस पैसे का आप जिक्र कर रहे हैं वो पैसा भारत सरकार के थ्रू आया था, कहाँ खर्च हुआ इसके एक एक पैसे का हिसाब दे चुका है भारत सरकार को। और इससे ज्यादा का तो आपके साहब सूट पहन लेते हैं जनाब, इससे ज्यादा का सूट पहन लेते हैं। और आपने कितने रुपए लिए हैं वो भी एक पब्लिक डोमेन में है। सुनिए, बीच में मत बोलिए। अभी जब से ये चाइना का ये शुरू हुआ उस बीच में आपने रुपए लिए, PM केयर फंड में रुपए लिए, जिसकी जानकारी नहीं दे रहे किस किस से पैसे लिए हैं। बात आप हमसे लड़ेंगे, लेकिन हम आपसे नहीं लड़ेंगे। सर वो भारत सरकार का रिलीफ फंड है। अखिलेश जी एक सेकंड, तुलना हो सकती है दो चीजों की क्या? एक भारत सरकार का रिलीफ फंड और दूसरा एक फाउंडेशन का फंड, क्या दोनों की तुलना कर सकते हैं? अगर कोई गलत है तो आप उसमें कार्रवाई करिए ना। भारत सरकार के परमिशन से आया, और जो रिलीफ फंड है उसकी जानकारी क्यों नहीं किसी को? अब भारत सरकार का आप कर रहे हैं, भारत सरकार का। चलिए सिर्फ 8 मिनट बाकी हैं, 8 मिनट बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। क्या कहेंगे इसको लेकर आप इंडिया टीवी पर हमारे दोनों मेहमानों के बीच बहस भी देख रहे हैं। और 8 मिनट का इंतजार जो है ये पूरे देश को है कि प्रधानमंत्री आखिर क्या कहते हैं इस बीच। लेकिन एक बात शाहनवाज साहब, मुझे कहनी आप जवाब दीजिएगा इनकी बातों का। एक सेकंड सर, एक आपका पड़ोसी बुरी नियत लिए बॉर्डर पर बैठा है, यहां टीवी पर करोड़ों लोग देख रहे हो, एक वो आपको कह रहे हैं कि आप चीन का नाम नहीं ले सकते, आप चीन के साथ हैं, चीन में वाहवाही हो रही है। आप इनको कहते हैं कि आपने चीन से पैसा ले रखा है। सोचिए क्या संदेश जा रहा है। चाइनीज को हमारे शहीदों ने मार मार कर उनके 43 सैनिक मार डाले। हम तो ये पूछ रहे हैं कि ये कह दीजिए, देश जानना चाहता है कि आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है MOU चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से
वो कब कैंसिल करेंगे? मोदी जी मिले हैं, दर्जनों बार बीजेपी आरएसएस जाके मीटिंग की है, दर्जनों बार। आपका तो एग्रीमेंट और आपने इलेक्शन बॉन्ड जो बनाया है वो सीक्रेट क्यों बनाया है? जब खुलेगा कितने पैसे चाइना से आप लिए हैं आप पता लगेगा। ऐलान कर दीजिए ना, देश में अच्छी बात आएगी अखिलेश जी, आपकी पार्टी के लिए बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। आप कहिए कि जो चाइना से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना था उसको आप कैंसिल कर दीजिए। मैं आज एक सवाल कर रहा हूँ अखिलेश जी आपके जरिए, चाइना से जो आपका MOU था उसको बर्खास्त कर दीजिए, उसको एक एक इतना करके तो बोलिए। कीजिए आप। चलिए ठीक है। चलिए सर, मेरे को लगता है देखिए ये बहस ये अंतहीन बहस है। आरोप लग रहे हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं इन पर, आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। इस बीच 7 मिनट का वक्त, 6.5 मिनट का वक्त बाकी है प्रधानमंत्री के बोलने में। मैं अखिलेश जी 1 मिनट में आऊंगा, अभी समय है, लेकिन उससे पहले चूंकि समय कम रह गया है, एक एक प्रतिक्रिया अपने दोनों संवाददाताओं की जरूर लेना चाहता हूं मैं। देवेंद्र, आप बार बार कह रहे हैं कि जो संदेश होगा जरूरी नहीं है कि केवल एक विषय से जुड़ा हुआ हो। मैं फिर जो शुरुआत में सवाल पूछा था वो ये है कि ये उनका संबोधन कोई विशेष जानकारी देने के लिए, कोई विशेष घोषणा ऐलान करने के लिए, किसी फैसले का उस संबंध में होने जा रहा है, या अभी के हालात में देश को साथ लेकर चलने का, या देश का मनोबल बढ़ाने वाला होने जा रहा है? और सौरभ, जो संकेत है, जो सेंस मिल रहा है, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि अभी के जो हालात हैं उस संदर्भ में ये ज्यादा होगा। और जैसा कि आप देखें कि अभी जो हालात हैं, निश्चित तौर पर अनलॉक 2 में संक्रमण की संख्या की अगर बात कर लें, या रिकवरी रेट की बात कर लें, जैसे वैक्सीनेशन प्रिपरेशन की आप बात कर लें, और प्लाज्मा थेरेपी की बात कर लें, इन सारी चीजों में ये जो नए हालात हैं, उस हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद देश के लोगों को एक गाइड करें, संबोधित करें, जिसमें न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि हर एक देशवासी ये समझे कि अगर अनलॉक किया गया है तो इसका मतलब क्या है और इसमें कैसे आपको आगे बढ़ना है। इस बात की संभावना ज्यादा है बनिस्बत इस बात के कि किसी एक इंफॉर्मेशन को लेकर आज के संबोधन में वो सामने रखें। चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। निर्णय आपका, आपका अनुभव क्या कह रहा है? आपकी गट फील क्या है? 2 ही विकल्प हैं, कोरोना या चीन। क्या किससे संबंधित हो सकती है आज की ये बात? देखिए सौरभ, एक बात साफ है, मुद्दे साफ हैं, कोरोना या चीन। चाहे ये जो भी मुद्दे हों, लेकिन मेरा ये मानना है कि मुख्य बिंदु जो होंगे इस राष्ट्र के नाम संबोधन के, वो 3 मेन इश्यूज पे ही फोकस करते हुए होंगे: आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास। कहीं ना कहीं इस वक्त देश में जो एक आत्मविश्वास जगाने की जरूरत है, प्रधानमंत्री का पुराने वक्तव्य जो है वो उठा के देख लीजिए, पुराने संबोधन इस पूरे कोरोना काल के दौरान आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने लगातार कोशिश की है कि एक मोटिवेशन बना रहे लोगों का। और अब जब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ऐसे समय में और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है और ज्यादा सावधानी की जरूरत है। ऐसे में क्या किया जा सकता है, किस तरह से इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, वो एक जरूर फोकल पॉइंट रहेगा। इसके अलावा जिस तरह की परिस्थिति का निर्माण हो रहा है बॉर्डर पे, कल जिस तरह के डिसीजन लिए गए हैं, ऐसे में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे यूथ के पास। एक पूरा सेक्टर जो है आईटी में, एक जो ये ऐप का पूरा मार्केट है वो पूरा खुल रहा है, ऐसे में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह से उसको टैप किया जाए। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली इन सब बातों को कहा जाए, लेकिन इनसे रिलेटेड एक प्लान ऑफ एक्शन जरूर लोगों के सामने रखा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनका जो पूरा फोकस है वो इन 3 मुख्य बिंदुओं पर ही रहेगा: आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास जगाना लोगों में, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बहुत मुमकिन है जो आप कह रहे हैं। देखिए, पहले ये आत्मनिर्भर भारत का संदेश वो पहले दे चुके हैं, फिर कल का जो ये चीनी ऐप बैन करने का फैसला आया है, इसे शुरुआती तौर पर आप इस संकेत के तौर पर ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चीन के दरवाजे बंद करने की ओर शायद सरकार सोच रही है। तो उस वो फैसला भी सीधे सीधे आपके आत्मनिर्भर भारत के इरादे के साथ जुड़ता है कि अब आपको खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो जो शुरुआत में सरकार का मैसेज था, एक मुहिम थी मेक इन इंडिया की, उसकी तर्ज पर कह लें आप, या उसको आप आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर कह लें। जी अखिलेश जी बोलिए। बहुत पॉजिटिव आदमी है और पॉजिटिव सोच से बात करते हैं हम। ये युद्ध किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं होता, चाहे कोई जीते या जो हारे। आज एक बड़ी बैठक हुई है सेना की चाइना के लोगों के साथ। अब हमारी खुशफहमी है, या हम चाहते हैं, या हम कल्पना कर रहे हैं कि इस बैठक में जो भारत सरकार की, ये सेना की और ये राजनीतिज्ञों की जो बैठक हो रही है विदेश मंत्रालय की, जो 6 जून की एक पहुंचे थे जिस एग्रीमेंट पे, जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों लोगों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग बनी थी, उस अंडरस्टैंडिंग को चीन मान ले, ठीक, और प्रधानमंत्री जी उसकी घोषणा कर दें। इससे अच्छा दिन और क्या होगा इस देश में? बिल्कुल ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे।
क्योंकि वो जो मुद्दा यही है कि जो 6 जून को तय हुआ था चीन और भारत के बीच, 15 मई के बीच में जो ये लोग कब्जा किए हैं, या अभी भी जो 6 जून उसके 6 जून के समय जो सीमाओं पे जितनी दूरी जिसकी सेना जहां पे थी, जिसका हक जहां तक था, उस पे वापस जाएं, और यही बार बार भारत कह भी रहा है, वो हो जाए। हम इसकी कल्पना करते हैं। हमारा देश, हमारी बात, हमारी अखंडता, हमारी संप्रभुता अखंड रहे, हम इसकी अपेक्षा और कल्पना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि जो फौजियों की मीटिंग वो कामयाब हो। मैं स्वागत करता हूं आपकी सोच का, और मैं दुआ करता हूं कि जो आप उम्मीद कर रहे हैं वो सच हो जाए, कि सीमा पर जो तनाव बना हुआ है वो बगैर बात और बिगड़े बातचीत से हल हो। शायद अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव सोच आपने दी है। बोलिए शाहनवाज जी। देखिए, सीमा पर जो तनाव है वो खत्म हो, ये तो पूरे देश की इच्छा है। अच्छी बात कही अखिलेश जी ने कि तनाव खत्म हो, लेकिन उसमें जो कहते हैं कोई हमारी जमीन और इन चीजों पर जो सेना सरकार का बयान है उसी को यकीन कीजिए। उस पर आपकी शुभकामनाएं। मीटिंगें किस लिए हो रही हैं? आप दोनों बातें करते हैं। अरे शर्मा जी, केवल 1 मिनट बाकी है, मैं आपको मौका दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं अभी तो उन्होंने अच्छी बात की है, जरा आप उसको विवाद की तरफ ले जा रहे हैं। अरे मैं विवाद आपने, मैं तो राजनीतिक आदमी हूं ना, मैं समझा उन्होंने क्या कहा है। आप जरा फिर से बयान पढ़ लीजिए। शुभकामना तो दे रहे हैं, लेकिन इशारा भी कर रहे हैं कि हमारी जमीन ले लिए। हमने कहा हमारे सैनिकों ने शहादत देकर अपनी जमीन की रक्षा की है, और तनाव तभी कम होगा जब चाइना इस तरह की हरकतें बंद करेगा, वहां पर फौजी जमाव बंद करेगा। चाइना से हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के बाद भी उसकी हरकतें बंद नहीं होंगी, तो ये 2020 का भारत है। जी सर, ये नरेंद्र मोदी देश। ठीक है शर्मा साहब, मैं आपको अब रोकूंगा, क्योंकि अब किसी भी लम्हा प्रधानमंत्री अब स्क्रीन पर दिखाई दे सकते हैं, तो तुरंत हम सीधे उनकी बात सुनवाएंगे दर्शकों को। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इसकी जानकारी भी अब आ चुकी है टीवी पर, और लगातार हमने बात की क्या विषय हो सकता है। कोरोना की वैक्सीन से संबंधित कोई बात वो करना चाहते होंगे, इसके अलावा क्या सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसके बारे में कोई न्यूज, कोई जानकारी वो देना चाहते